लगातार 4 दिनों तक रिकॉर्ड बनाने के बाद भारतीय बाजारों में आज दुनिया भर के बाजारों से हैं बिल्कुल सुस्ती के संकेत। लेकिन क्या हमारे अपने एक्शन के दम पर लगातार 5वें दिन बनेगा रिकॉर्ड? सुस्त शुरुआत के हैं आसार, उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन आ गया फाइनली। अच्छा, पिछले हफ्ते भी तो आया था, लेकिन लगा नहीं क्या आया लगा था बिल्कुल। बट पिछले मिडवीक से इस मिडवीक हर दिन रिकॉर्ड तेजी है। एक चीज नोटिस की, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करते वक्त आपके चेहरे पे इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे आपकी छुट्टी हो आज। रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो छुट्टी वाली फीलिंग आपके चेहरे पे नजर आती है। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे कि बुधवार के दिन दीप के काम करने का मन कम होता है, और आज तो संकेत भी ज्यादा है नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत है, लेकिन बड़े ट्रिगर्स कम है। कौन कौन से ट्रिगर्स है आज जरा नजर डाल लें। कच्चा तेल थोड़ा सा ऊपर आता दिखा है। रूस और वियतनाम, अल्जीरिया 2-3 देशों ने प्रोडक्शन कट करने की बात की, इसके चलते थोड़ी सी तेजी बनी है $76 की, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। 13 जुलाई वो है डेट जिस दिन इंडाइसेस में बदलाव होगा, और इसका पूरा विश्लेषण भी हम आपके सामने करेंगे। LTI माइंट्री अब निफ्टी का हिस्सा बनेगा, इस पर रहेगा पूरा फोकस आगे चलते हुए। मारुति बजाज ऑटो नई गाड़ियां आज लॉन्च करने जा रही, तो इस लिहाज से भी एक बढ़िया एक्शन आज आपको देखने को मिलेगा। बैंक्स के बड़े अपडेट आते दिखे, क्वार्टरली अपडेट। बंधन, RBL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इन सबका दिग्गज इंडसइंड बैंक भी आज अपने क्वार्टरली अपडेट पेश कर चुका है, तो इनका भी पूरा विश्लेषण होगा। तो और इन सब के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको जबरदस्त बाजार में देखने को मिलेगा आज के सेशन। बिल्कुल, तो स्टॉक्स पर आज ज़्यादा फोकस रहने वाला है, और अनिल जी से भी स्टॉक्स पर कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा भी करनी है, और बाजार में क्या मूड माहौल है इस पर भी बात करनी है। बट जैसा मैं कह रहा था अनिल जी, पिछले मिडवीक से इस मिडवीक हर दिन हम नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं। करेक्ट। जो वेडनेसडे से तेज़ी का मूड माहौल शुरू हुआ, हम देख रहे हैं रोज़ अच्छी मूव आ रही है। थोड़ा कल के एक्शन के बारे में 2 चीज़ें जाननी है। एक तो पहले कल का जो बाजार का मूड माहौल आपने देखा, वो ज़रा बताएं सर, ये तेज़ी जो चल रही है लगातार। और दूसरा, कल आपने बोला था कि लग रहा है कि एक बाजार आपको आज डिप दे सकता है, बट पहले ही डिप पर आपको खरीदारी करनी है। जो पहले 15-20 मिनट में डिप आया, बढ़िया मौका मिला, स्लाइटली नेगेटिव गया, और वहां से ये जो रिकवरी आई वो शानदार थी। ये रीडिंग कैसे करी इसकी? दीप, बड़ा आसान काम में आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर इतिहास को ध्यान में रखते हुए देखें तो बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में या बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, मंदी के मार्केट में जब भी बाजार हो, एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी हो, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं बाजार या तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होते हुए दिखेंगे, और उसका एक हल्का फुल्का रिएक्शन आना है। लेकिन वो जोश इतना ज़्यादा होता है कि बस उस जोश में आप है ना कमज़ोर होना नहीं चाहते, और एटलीस्ट पहले जोश में तो कभी कमज़ोर नहीं होना चाहते। और ये ट्रेंड एक नहीं कई बार देखा हुआ है मेरा, मतलब इसे आप ये समझ लीजिए 30 साल का अनुभव कह सकते हैं। 93-94 से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, आज 2023 हो गया है। सो वो पहली डिप खरीदी जाती है, और पहला जो करेक्शन होता है वो डेफिनेटली खरीदा जाता है, और वहाँ से बाजार वापस बहुत एक फिर से नया हाई बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ से करेक्ट हुआ। एग्जैक्टली कल यही हुआ, आप देखिए। और निफ्टी तो छोड़िए, बैंक निफ्टी ने तो एकदम बदले की भावना से ऊपर आया, बिल्कुल, मतलब 45,650 का हाई मार दिया। ये ट्रेंड हमेशा होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक जिन लोगों को शॉर्ट काटना है, वो शॉर्ट सेलर्स हमेशा तैयार रहते हैं कि अरे डिप मिली, बड़ी मुश्किल से मिली है। और दूसरा, जो मिस कर चुके हैं, फ्लोस तो स्ट्रॉन्ग है ये, तो उनको लगता है चलो अच्छा है, थोड़ा सस्ता मिल रहा है, मुझे तो आज लेना ही है। लेकिन ये पता लगा पाना कि ये किस दिन होगा, इसके 2-3 तरीके हैं दीप, जो एकेडमिक पर्पज से काम आ सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि जब आपके पास तेजी के संकेत, एक्सटर्नल संकेत जो भी हो, थोड़े ठंडे पड़ते दिखें, ठीक है। जैसे कि कल आपको अमेरिका में 10 पॉइंट की तेजी थी परसों डाउ में, और बाकी एशिया बाजारों में कोई ऐसा उतार चढ़ाव, तो आपको ग्लोबल एक्सटर्नल ट्रिगर्स खराब नहीं थे, लेकिन बहुत मजबूती के भी नहीं कि आप बहुत तेज दौड़ लगाना, ठीक है। दूसरा ट्रिगर होता है अपने इंटरनल ट्रिगर्स का, फ्लोस का। अगर आप फ्लो देखें तो जो फ्लो आपको शुक्रवार को मिले थे, उसके मुकाबले में सोमवार को जब आए तो वो सोमवार की खरीदारी के आंकड़े छोटे थे, जो आपके लिए मंगलवार कल काम आने वाले थे, तो वो आंकड़े थोड़े कम होते दिखे। 2, तीसरा, कई बार आप जब बहुत तेज दौड़ लगाते हैं, एक तरफा लगाते हैं, एक साथ भाग जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक लेवल पर जाकर आप थोड़ा सा रुकने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, कि यहाँ पर आपको थोड़े वो क्या तकनीकी भाषा में कहते हैं ना, ओवरबॉट हो गए, है ना, पुट कॉल रेशियो आपका थोड़ा हायर साइड पर है, वायदा कारोबार के डेटा आपको थोड़ा ये बताएंगे। अब
प्रॉब्लम क्या है, हायर साइड पे है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल यू टर्न ले लें। Right. इसलिए एक जो छोटी सी डिप मिलती है इन 3 ट्रिगर्स के दम पर, आपको वो कॉम्बिनेशन देखना है कि भाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन कब ऐसा मुझे मिल रहा है जब मुझे एक डिप मिलेगी, और उस डिप में डरना नहीं। अच्छा, अरे बिल्कुल नहीं, क्या डरना है, मतलब अगर लाइफ टाइम हाई पे है, अगर ऊपर से निफ्टी 100-125 घट जाए और अगर आप डरे तो फिर क्या? चूहे आप फिर एकदम, फिर कि मैं इंसान थोड़ी है वैसा फिर तो गलती है। अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। प्रॉब्लम क्या है, जिनको तेजी करनी ना, जी। उनको कभी लाल में देखना ही नहीं निफ्टी। हाँ, अरे नीचे कैसे आ गया, और आते ही शॉर्ट 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 शॉर्ट, अरे ऐसा नहीं होता है भाई। आप रोज थोड़ी बढ़ेगा, हर वक्त थोड़ी बढ़ेगा, सो आने दो ना। नीचे आ रहा तो आपको तो मौका दे रहा है ना खरीदने का। करेक्ट। मैं 80 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलता है, वहां खरीदने के बजाय मैं ऊपर से 100 पॉइंट नीचे आए वहां खरीदूं ना। करेक्ट। करेक्ट। सो अगर कल आप गैप से खुलने पे नहीं खरीद पाए तो नीचे मौका, सो उस मौके को छोड़ना नहीं है। और आप देखिए इससे क्या बढ़िया बाजार मिलेगा दीप, एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से 18,300 पे घूमा है, एकदम लो 18,300, 45,000 बैंक निफ्टी का लोकल का। मतलब इससे ज्यादा क्या परफेक्ट हो सकता है कोई इंडेक्स? और क्या चाहिए? एकदम डेटा ड्रिवन है। सो आई थिंक ये संकेत है, और इन्हीं संकेतों के दम पे कुछ आज भी मैंने इंटरेस्टिंग चीज सोची है आपकी। अच्छा, पर डिप पे घबराना नहीं है। नहीं घबराना ये जो नहीं, लोग- सी अपना तो फंडा लाइफ का क्लियर है। मैं रोज रोज बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप भी इस चीज को गांठ बांध ले कि भाइयों, लाइफ टाइम हाई पर मार्केट को ट्रेड करने का मुझे एक ही तरीका आता है कि आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार जाएगा तो मुझे सावधान होना है या मुझे अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है, बात खत्म। जब तक वो नहीं होता तब तक एंजॉय करो ना। आप, मैं बताऊं आपको, अगर 7 दिन पहले मैं बोल देता भाई बहुत हो गया ये आप बेच के निकल जाओ, तो 7 दिन में जो तेजी बनी उसके तो मजे ही अलग है। 2 चीजें दीप बहुत क्लियर है, मुझे अपसाइड पूरी छोड़नी नहीं है। अगर हम एंट्री पूरी सही जगह कर रहे हैं, करेक्ट, जहां से बड़ा मूव शुरू हो रहा है, अगर हम वहां एंट्री कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जल्दी निकल गए तो फायदा क्या? करेक्ट। अगर 16,800 17,000 पे एंट्री कर पाए, उससे पता लगा कि हाँ यहाँ से भागेंगे। अब मैं अगर 16,800 17,000 पे घुस तो गया, 18,500 पे निकल गया तो 18,700 पे निकल गया, फायदा नहीं है ना। करेक्ट। अपसाइड भी तो पूरी लेनी है। सो अपसाइड पूरी लेंगे, एक्सेप्ट लास्ट का 1 या 2% जब रिवर्सल होगा वो छोड़ देंगे। गॉट इट। एक बार तो आपने देखा कि 18,700 के 18,800 के आसपास आके वापस 18,600 पर आए, 650 के आसपास 2 बार लो बनाए, करेक्ट। उस समय लोगों को लगा ना टॉप बन गया, अब हाई पार नहीं होगा। बैंक निफ्टी तो करके आ गया था, बराबर है, लगा ना लोगों को। करेक्ट। क्या हुआ? 3 दिन में वापस घूम गया। Yes. 4 दिन करेक्शन हुआ, एक ही दिन में वापस पूरा का पूरा कवर। सो ये तेजी का मार्केट है, रुक सकता है, थम सकता है। और इसीलिए आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बताने जा रहा हूं वो ये कि एक तरफा बढ़िया तेजी होने के बाद अब बाजार में 2 चीजें याद रख लीजिए। एक, बढ़ने की स्पीड धीमी पड़ेगी। अब अच्छा, उस रफ्तार, speed हाँ, धीमी, okay. अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा जो पिछले 4-5 दिनों में देख चुके हैं। दीप 3 दिन ऐसे गए पीछे जब हमने एक भी दिन शॉर्ट कॉल नहीं दिया कि ऊपर में शॉर्ट करिए। कल पहली बार कंडीशनल शॉर्ट आया था, करेक्ट। बाकी हमने शॉर्ट कॉल दिया नहीं। जहां शॉर्ट कॉल नहीं देना है, नहीं आएगा वहां नहीं देंगे। तो पहली चीज तो ये समझिए कि बढ़ने की रफ्तार अब थोड़ी धीमी पड़ेगी, बढ़ेंगे स्पीड धीमी पड़ेगी। दूसरा, लेवल ऊपर बनने की प्रोसेस में है। अगर ऊपर का एक लेवल ऐसा बनेगा कि हाँ टाइमिंग ये आपका टॉप बना है और अब यहां से आप थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन, हल्का सा प्राइस वाइज करेक्शन देखेंगे। इंडेक्स में 1 से 2% का होगा और स्टॉक्स में 4-5% का होगा। ये प्रोसेस बनने की तैयारी में है। ये प्रोसेस अब आज से बनना शुरू होती है, कल वीकली एक्सपायरी के दिन होती है, ये हम देख लेंगे। लेकिन हम मेंटली इसके लिए प्रिपेयर है। करेक्ट। मेंटली 2 चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाइए। क्या? एक, स्पीड धीमी पड़ेगी। दूसरा, टाइम वाइज करेक्शन में जाना है। कैसे जाना है? जैसे आपने 18,650 18,800 की रेंज में टाइम पास किया, करेक्ट। जैसे आपने 17,200 17,400 की रेंज में टाइम पास किया। 200-250 पॉइंट की रेंज में जब टाइम पास वाली चीज आती है, ये हेल्दी है, टाइम वाइज करेक्शन है, कंसोलिडेशन है। नया मूव बनाने के पहले बाजार रुककर संभल कर देखना चाहता है कि फंडामेंटल कैसे हैं, ग्लोबल माहौल कैसा है, पैसा और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोगों का जोश बरकरार है, आम मूड खरीदने का है, बेचने का है। ये सारी चीजें देख के फिर नया मूव बनाते हैं। तो उस मूव की तरफ हम आज कल में जाने की तैयारी में। अच्छा, हाँ, हो रहा है वो, आज से शुरू होगा। हो गया। मेरे हिसाब से तो आज से शुरू होना चाहिए। अच्छा। आज नहीं तो कल।
ये इस प्रोसेस में हम जाएंगे। हो सकता है एक हाई और बनाए 19,500 के आसपास पहुंचे, वहां से इस प्रोसेस को शुरू करें। हो सकता है 45,650 का हाई कल बनाया, उसके आसपास या 46,000 के आसपास कहीं से शुरू करें, या 45,650 ही एक बार के लिए जो हाई बन गया। लेकिन अब उसके बाद आपके लिए होगा ये, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि कल का हाई 45,650 है, वो बैंक निफ्टी के लिए एक बार टाइमिंग हाई बन गया, नीचे 44,500 पर 45,500, फिर ये 1000 पॉइंट की रेंज में आपको टाइम पास करना है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 19,500 तक जाता है, तो 19,500, 19,200 उस या 19,000 इस रेंज में आपको टाइम पास, वो लेवल डेटा जैसे निकल कर आएंगे वैसे। सो अपने यहाँ पर आने के बाद में दो चीजें क्लियर करनी है, एक स्पीड धीमी पड़ेगी, दोनों तरफ के मौके बनेंगे, ठीक है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आपको ज्यादा गूंजना पड़ेगा। ये समय फिर से ऐसा आएगा जहां पर आपके लिए इंडेक्स में पैसा बनाना मुश्किल होगा 1-2 दिन के बाद, कल की एक्सपायरी के बाद, वीकली एक्सपायरी इंडेक्स में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर ऐसा ही हुआ तो, लेकिन स्टॉक्स में आपके पैसे बन जाएंगे, स्टॉक्स में बनेंगे। हाँ। और स्टॉक्स में दोनों तरफ के भी बनेंगे, यहाँ न सिर्फ लॉन्ग में बनेंगे, शॉर्ट में भी बनेंगे, क्योंकि जिन लेवल्स पे बाजार है, जिन लेवल्स पे स्टॉक्स हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे जो इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ वाले मौके बनेंगे। सो अब अपने एक तरफा तेजी से हम दोनों तरफ के लिए तैयार हो रहे हैं। एक तरफा तेजी, मंदी की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये नहीं बोल रहा सब बेच दो खराब हो गया, बिल्कुल नहीं बोल रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा समय बिताएंगे बस, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन वाला मूव आ सकता है। और इस बीच में अगर ग्लोबल ने ज्यादा सपोर्ट कर दिया, एफआईएस के पैसे खत्म नहीं हुए तो फिर ना भी चले, होगा तो स्क्रीन पे होगा, देखा बिल्कुल बात करेंगे उसकी भी, ठीक है। स्टॉक्स पे भी बात करनी है, बट एक बार क्योंकि आप बाजार की बात कर रहे थे, पर स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, फिर थोड़ा स्टॉक्स पर भी आपसे जैसा आप बोले। तो आज की स्ट्रेटेजी में ग्लोबल संकेत तो न्यूट्रल साइड पर, ये रात में कुछ हुआ नहीं, खाली एक कच्चा तेल छोड़ दो, जहां पर थोड़ा प्रोडक्शन कट की खबरें जो आई थी रूस और बाकी देशों की तरफ से, उसके चलते $76 के आसपास कच्चा तेल पहुंचा है। लेकिन आप सोचो, कच्चा तेल भी दीप ऐसा नहीं कि जहां पर मतलब बड़ी तेजी बन गई हो, प्रोडक्शन कट के बावजूद कच्चा तेल उठ तो नहीं पा रहा, है ना, दबा हुआ ही है, मतलब बड़ी मुश्किल से भाव मेंटेन कर रहा है। सो पहली चीज ये ग्लोबल में इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है, इग्नोर। अच्छा, अरे छोड़ो, क्या है, $1-2 कच्चा तेल में क्या होना है आजकल तो। अब तो हम सच्ची बताऊं, आजकल तो डीजल डलवाते वक्त वो मीटर की तरफ नजर ही नहीं जाती, क्योंकि हम तो वो वाला समय देख चुके ना, जब मोटे मोटे पैसे देते थे। तो आजकल तो मतलब ठीक है, मतलब वो एक्सेप्टेड हो गया लाइफ में कि हाँ ये तो ठीक रेट है, वैसी वाली फीलिंग है, इसलिए $75-76 का बड़ा एक्सेप्टेड है, कोई इशू नहीं। कौन सा 80 और 82 और 85 हो गया कि एकदम से तनाव आ जाए, सबने प्रोडक्शन कट किया, $2 नहीं बढ़ा पाए, इससे हालत दिखती है ना इसकी। करेक्ट। दूसरा, आज रात को आएंगे अमेरिका में ये फेड की मीटिंग के मिनट्स में वैसे तो जनरली कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या पता हो जाए नहीं हो, तो आज रात को थोड़ा बहुत अमेरिका में आपको उस हिसाब से रखनी है नज़र। बाकी कोई खास ग्लोबल संकेत आपके लिए है नहीं, ईसीबी वगैरह की भी बैठक है, लेकिन वो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग टाइप कुछ है, भगवान जाने कुछ तो बाकी ऐसा कोई खास ग्लोबली कुछ हो नहीं रहा ऐसा जिसपे कि आपको बहुत उछल कूद करना हो, ठीक है। तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव है, लगातार खरीदारी है, आगे डेटा में विस्तार से बात करेंगे। घरेलू फंड्स के संकेत है नेगेटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड, सेंटीमेंट आपका मेरा दोनों का पॉजिटिव है, ट्रेंड बढ़िया मूड में, बिल्कुल सर, ठीक है। बड़े लेवल्स 19,250, 19,300 ये पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी का आज के लिए, और उसके ठीक नीचे 19,175, 19,225 मजबूत खरीदारी कीजिएगा, जहां पर आप शॉर्ट काट के एक बार खरीदारी करने का सोच सकते हैं। ऊपर की तरफ 19,435, 19,500 अंदाज से दिया हुआ लेवल है, जहां पर जाकर एक बार बाजार थोड़ा देख सकते हैं, ट्राई करने की। 19,435 कल का और लाइफ हाई है, इसके पार निकले तो 19,500 के ऊपर ब्लू स्काई जोन तो वैसे 19,435 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मैंने 19,500 के ऊपर ब्लू स्काई जोन इसलिए लिखा है दीप कि 19,500 तक विजिबिलिटी है मुझे डेटा के लिहाज से, अब डेटा बन गए। यही मेरे पास शुक्रवार को या सोमवार को डेटा नहीं थे, है ना, बहुत छोटे, थोड़े ठीक ठाक से, ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने डेटा बन गए जिसके दम पे मैं कह सकता हूँ 19,500 के आसपास बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। 19,500 के पार निकले तो और बढ़िया तेजी में जाएंगे। बैंक निफ्टी 45,000, 45,150 ये पहला सपोर्ट जोन है आज निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। इसके ठीक नीचे 44,750, 44,900 वो रेंज है जहां पर अगर बैंक निफ्टी आता है आज किसी भी वजह से, तो वहां पर खरीदारी भी होगी, शॉर्ट कवरिंग भी होगी, करनी भी चाहिए। सो बेसिकली 44,500 के आसपास जहां से आपने एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट जोन 44,750, 44,900 का बनता है, जो मुझे नहीं लगता कि एक ही बार में तोड़ेगा।
अगर ये चीज़ भी समझने वाली कि जैसे 19,175 19,225 का जो निफ्टी का जोन है, एक बार में नहीं टूटेगा, इसको नॉक 2-3 बार करना पड़ेगा। कायदे से अगर निफ्टी को ढंग का करेक्शन लेना होता दीप, तो कल एक बार 19,250 आना चाहिए था, लेकिन मजबूती देखो बाजार की, 19,300 से घूम गया। बैंक निफ्टी को ढंग का करेक्शन देना होता तो ये 44,750 44,900 में एक बार कल आना चाहिए था। यस सर। आया नहीं, 45,000 से घूम गया। इससे आपको क्या समझना चाहिए, जब आपके पहले सपोर्ट जोन पे ही नहीं पहुंचा और उसके पहले घूम गया, तो ताकत कितनी है। करेक्ट सर। इस लिहाज से अब आज के लिए पहला सपोर्ट जोन कल की तेजी के बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया और यहाँ पर आएगा तो एक बार आसानी से तोड़ के नीचे नहीं जाएगा। सो इसलिए 44,750 44,900 अब आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट जोन एक बार के लिए बन जाता है। 19,175 19,225 मजबूत सपोर्ट बन जाता है। ये तरीका है। मैं ये चाहता हूँ कि वो थॉट प्रोसेस क्या समझे। कई बार लोग मुझे ट्वीट पे भी करते हैं, कल परसों भी किसी ने बोला कि सर वो आप पढ़ते कैसे हो डेटा, वो डेटा तो सबके सामने सबके लिए अवेलेबल है, डेटा तो NSE BSE सबकी साइट पे सब अवेलेबल है। उन डेटा को आप पढ़ने का तरीका देख लीजिए कि भाई किस बेसिस पे सपोर्ट जोन निकल गया। अंदाज से नहीं है ऐसा कि मतलब बैठा आज मेरा मूड ऐसा तो ये वाला दे दूं, समझ है, वो दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है, और क्यों ये लेवल आएगा उसके पीछे की थॉट प्रोसेस अगर आप समझेंगे ना, तो कोई भी ट्रेड आप लेंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। एग्जैक्टली। एक तो खाली मैं आपको बोलूँगा दीप यार आपको है ना वो आज कल 5 किलोमीटर की रेस में भागना है आपको, सर ने बोला तो भागूंगा चलो, और एक ये आप खुद 7 दिन से तैयारी करके और खुद आपने चेक भी कर लिया 1-2 किलोमीटर भाग के, हाँ 2 किलोमीटर तक को टेंशन नहीं है तो 5 तो कर ही लूंगा, है ना, तो अलग रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा ना, क्योंकि आपने किया, आपने समझा है। एग्जैक्टली। सो वही चीज मैं चाहता हूँ, खाली इंडेक्स में आप लेवल नोट ना करो, खाली उसके पीछे की थॉट प्रोसेस समझेंगे तो आप खुद कर पाएंगे आगे। ठीक है। बैंक निफ्टी में ऊपर 45,500 45,650 ये पहली रुकावट की रेंज है, उसको पार करके निकले 650 के ऊपर लाइफ टाइम हाई है, 650 के ऊपर ब्लू स्काई जोन होगा अगर पहुंचे तो। ठीक है सर। थोड़ा FIs की पोजीशनिंग बढ़ रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव 72% आने पे मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, और इसलिए अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 72% लिया तो FI ने सोच समझ के लिया, कल परसों ही लिया। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब बेचने के लिए आज कल लिया आज बेचने के लिए। Correct, लेकिन एक उनकी बेचने की उनकी खरीदने की स्पीड धीमी हो सकती है, दूसरा कितना खरीदेंगे वो भी तो है ना, वो भी है। तो अब अगर 19,500 के आसपास निफ्टी पे FIs को नहीं लेना है, लोकल फंड को नहीं लेना, तो किसको लेना है? आपके हमारे लेने से तो काम नहीं चलेगा ना। एग्जैक्टली, राइट। तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड धीमी पड़ेगी। जो स्पीड धीमी पड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें इंटरनल्स ऐसे काम आते हैं। पुट कॉल रेशियो है हायर साइड पे, अलार्मिंग नहीं है, अलार्मिंग नहीं है। उसका रीजन भी है एक और कि मतलब पोजीशन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है, और कि जिससे आपको बहुत मतलब एकदम टूट ही जाए गट ही जाए वैसा वाला, ठीक है। ठीक है सर। मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया, कल आपका विक्स 11% बढ़ गया है, तो विक्स भी एक इंटरनल है जो थोड़ा सा आपको संकेत है। अब जैसे विक्स 11% बढ़ा, कल आपने इंट्राडे में थोड़ी सी उतार चढ़ाव देख ली जी, करेक्ट, इतने दिनों बाद एक तरफा मूव के बाद। अब ये विक्स हल्का सा हायर साइड में, ऐसा नहीं है कि विक्स की वजह से मंदी हो जाएगी, मंदी होना और ऊपर नीचे होना, तेजी रुकना और मंदी होना, दोनों में बड़ा फर्क है। कैसे? आप अच्छे इंसान हैं, हाँ, आप बुरे इंसान नहीं है, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है ना, वैसा है। आप अच्छे इंसान नहीं है, या आप बुरे इंसान हैं। तो ये कौन सा वाला है? विक्स क्या है अभी? विक्स ये कि आप बुरे इंसान नहीं है, हाँ, मतलब ऐसा है, है ना, वैसा है। तो थोड़ा मतलब थोड़ा वो ध्यान, बस वो थोड़ा वो ध्यान रखने वाली। ठीक है सर, डन। स्टॉप लॉसेस पर आते हैं। मौजूदा पोजीशंस एक ही रखा है निफ्टी पर, इंट्राडे क्लोजिंग 19,175 छोटा वाला है, इनको डीप रखना हो 18,975, आपकी मर्जी, और 200 को नीचे, या तो ये रख लीजिए या और 200, या तो 200 यहाँ रख लीजिए नीचे, या 200 और नीचे 400 रखना, तो बीच इसके अलावा नहीं। ये बहुत ही छोटा, किसी को लगता है मैं तो लाइफ में रिस्क लेना ही नहीं चाहता, बिल्कुल 19,300 कल का लो, बात खत्म। कल का लो इंट्राडे क्लोजिंग, जिसको बिल्कुल छोटी सी रिस्क रखनी हो, बिल्कुल छोटी सी, नहीं के बराबर वाली रिस्क 90 पॉइंट की, 19,300 आपकी श्रद्धा पर है। स्टॉप लॉस है आपका, पोजीशन है आपकी। वो कौन सा आता था, वो हेलमेट वाला ऐड आता था, देखा था आपने? हाँ, हेलमेट में पहले वो एक इसको हथौड़ा मारते थे, नारियल कोकोनट होता था, नारियल फूट जाता था, फिर वो उसके ऊपर हेलमेट रख के हथौड़ा मारते तो कुछ नहीं होता था नारियल में, तो फिर होता आखिर सर है आपका, मर्जी आपकी, करेक्ट, हेलमेट पहनेंगे। वैसे ही भाई साहब
ये आप ही का सर है, आप ही के पैसे हैं, मर्जी आपकी, आपको स्टॉप लॉस का लगा। बहुत पुरानी ऐड है ये वाली। मैं भी तो कितना पुराना हूँ। हमारे जमाने की थी। हमारे टीवी जमाने पे की देखी एड्स हुई है। बहुत चित्र जी याद है। आपके जमाने का कोई याद है तो बताओ। हमारे जमाने के तो सारे याद रहते थे। याद रहते हैं, हाँ। आप ये बोलो कि जब मैं आपके जमाने में आऊंगा तब मुझे तब याद जमाने की याद है। चलिए, तो ये है आपके लिए। और बैंक निफ्टी इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 45,000, क्लोजिंग बेसिस पे 44,750। किसी को छोटा लगाना है तो 45,000 का भी लगा सकते हैं आप बैंक निफ्टी पर, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। ठीक है। शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस पे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। 19,450 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। और बहुत किसी का मन हो कि नहीं, जो अनिल जी ने बोला वो तो मुझे करना ही नहीं है, छेड़छाड़ पक्का करूंगा, कोई सोच के आया है तो 19,500 कर लेना। ठीक है। ठीक है, उसमें मैं मान लूंगा कि छेड़छाड़ की आपने, भले बोल मेरा 19,500 रखिएगा आखिरी स्टॉप लॉस, या तो 450 या 500 रख लीजिए। बैंक निफ्टी पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 45,700। ठीक है सर। नई पोजीशंस। नहीं, पोजीशन पहले एक गुड पानी पी लेता हूँ, आज बहुत बोल दिया। कुछ ज्यादा ही हो गई स्ट्रैटेजी इसका। निफ्टी खरीदना है 19,235 से 19,300 की रेंज में। 19,175 का होगा स्टॉप लॉस। 19,340, 19,390 दो छोटे टारगेट, 425, 475 दो और बड़े टारगेट। बहुत है, इतना आगे तो हम तो खुश हैं, बहुत है, क्या करना है, नॉट बैड। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है दीप, लाइफ हाई पर बेचने की राय दे रहा हूँ। कहाँ दे रहा हूँ, जहाँ से लाइफ हाई बन रहा है। 19,435 से 19,500 की रेंज में अगर आप बेचना ही चाहते हैं तो एक चांस ले सकते हैं 19,550 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। टारगेट 19,400, 350 दो छोटे टारगेट, 325, 302 मीडियम टारगेट, 19,235, 19,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, बैंक निफ्टी एक वो रेंज जिसका अभी जिक्र किया कि वहाँ है, तो एक बार तो लेनी चाहिए रेंज, आसानी से एक बार में नहीं तोड़ना चाहिए। वो है 44,750 से 44,900। इस रेंज में खरीदिए। 44,750 पे थोड़ा, 44,900 पे थोड़ा, टुकड़ों टुकड़ों में ले लीजिए। 44,700 का लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 45,000, 45,150 के दो छोटे टारगेट, 45,300, 45,350 के दो मीडियम टारगेट, काफ़ी है। ठीक है। ठीक है, लेकिन आएगा नहीं आएगा। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज बैंक निफ्टी में एक अलग स्ट्रेटेजी है। 45,000, 45,150 इस रेंज में। इनफैक्ट मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए रेंज में थोड़ा कंफ्यूज था, 44,900 45,000 दूं या 45,000 45,150 दूं, क्यों तय नहीं कर पाया। मतलब 45,000 के आसपास लेना है। ओके। अब 45,150 पे भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए, या 44,900 और 45,000 पे लेना चाहिए। मैं इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ऑनेस्टली कंफ्यूज हूँ। ठीक है। तो 45,000 के आसपास स्टार्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो 45,000 के आसपास लीजिए। मूड माहौल अगर आपको ठीक लगे कि नहीं, ये डाउ फ्यूचर तो सुधर गए और थोड़ा माहौल एशिया वगैरह में ठीक है, तो 45,150 पे छोटी एंट्री मार लीजिए। ओके। नहीं लगे तो आप 45,000 और 44,900 के आसपास लीजिए। ये स्टॉप लॉस होगा आपका 44,850 का, स्ट्रिक्ट रहेगा क्योंकि आप एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर ले रहे हैं। 45,300, 350 दो छोटे टारगेट, 500 और 650 तक के फाइनल टारगेट लाइफ हाई के आसपास के। ये आपके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी के लिए आज से। गॉट इट सर। जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी, 45,650 का लाइफ हाई है, उसके आसपास बेचेंगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। 45,500 से मूड बनाना शुरू करें कि क्या मुझे बेचना है कि नहीं बेचना है। 45,500 पे अगर लगे कि माहौल ठीक है बेचने जैसा, फॉर एग्जांपल अभी 40 पॉइंट डाउन नीचे है, 45,500 पे आगे आप थोड़ा दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, 100-150 नीचे जाए तो पक्का ही दे दीजिए। लेकिन डाउ फ्यूचर 50-75, 100 ऊपर हो जाए तो फिर रुकिए। फिर देखिए 45,650 के आसपास जितना नजदीक बेच पाए उतना बढ़िया। ठीक है, 45,800 का स्ट्रिक्ट नहीं, 45,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 650 पे बेचें। टारगेट जो बनेंगे दीप 45,350 और 302 छोटे टारगेट, 45,150, 45,000 दो मीडियम टारगेट। इसके नीचे के एकेडमिक पर्पज से आने की चांसेस कम है, लेकिन नोट करके रखो 44,950, 44,800 जहां तक आ सकता है निफ्टी नीचे, वहां आपको शॉर्ट सारे कवर करने। गॉट इट सर, यस, डन। ठीक है, बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है। इंडिया बुल्स हाउसिंग अभी भी बैन में था, बना हुआ है। फंड्स के डेटा की बात करते हैं, कैश में तो इनकी अच्छी खरीदारी बरकरार है, बट कल थोड़ा स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है सर। थोड़ा है, ज्यादा नहीं, मतलब 1,250 के स्टॉक्स बेचे और 2,150 के खरीदे, यानी कि 900 करोड़ नेट पॉजिटिव है। लेकिन सामने इंडेक्स देखो, हाँ, बढ़िया खरीदा, 75 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बढ़िया है, बढ़िया है। तो ओवरऑल खरीदारी के आंकड़े ठीक है। मजे की बात ये है दीप कि छोटे आंकड़ों से ही तेजी का काम चल रहा है। और आपको मार्केट को नहीं तो लाइफ हाई पर मेंटेन करने के लिए पैसे तो बहुत चाहिए जी। लो मेंटेनेंस लाइफ हाई है। करेक्ट। कम पैसे में ही काम चल रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये कि सप्लाई भी बहुत ज्यादा नहीं है। सप्लाई क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि अभी तक सप्लाई देने का ट्रिगर आया नहीं है। जिनको बेचना है ना उनको, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना कि बेचने के लिए ट्रिगर चाहिए, अभी तक आया नहीं। राइट, सो वो बेचने वाला ट्रिगर नहीं आ रहा,
इसलिए थोड़ा सा जो है मार्केट रुका हुआ है। लोकल फंड ने थोड़ी बहुत 785 करोड़ की बिकवाली की, नो प्रॉब्लम, करिए, कैश रहेगा आपके तो नीचे काम आएगा। एग्जैक्टली। एफएनओ डेटा 19,300 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। सबसे पहले दिन का कल का लो भी है और यहाँ पर 1 करोड़ 2 लाख शेयर आपके लिए ओपन इंटरेस्ट में बने हुए, पुट में हाईएस्ट है। तो 19,300 आपका सपोर्ट का काम करेगा। 19,400 हल्की फुल्की रुकावट है, जहाँ पर आपके 1 करोड़ 2 लाख शेयर कॉल्स में है। मेरे ख्याल से उसके आसपास खुलकर टाइम पास करेंगे। सो मेरा ये मानना है 19,400 425 के आसपास खुलकर टाइम पास करेंगे। लाइफ हाई पार करके टिके 19,435 के ऊपर तो 19,500 के आसपास आएंगे और वहाँ पर भी 1 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स है, वहाँ पर रुकेंगे। तो ब्रॉडली जो रेंज अभी दिख रही है वो 19,300 19,500 की दिख रही है और इसके बीच में 19,400 मेक और ब्रेक वाला लेवल, जिसके आसपास आप बंद भी हुए हैं। गॉट इट। चलिए, ये है बैंक निफ्टी 45,000, ये इमीडिएटली सपोर्ट है। 36 लाख शेयर वहाँ पर है, 45,500 रुकावट की जगह, जहाँ 33 लाख शेयर है। ये आपके लिए रेंज सीधी सीधी दिख रही है बैंक निफ्टी पर। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये हैं सारे के सारे आज की स्ट्रैटेजी और लेवल्स। अच्छा, स्टॉक ऑफ द डे भी हैं आज, वो भी आपसे लेने हैं, बट एक दो स्टॉक्स हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं सर, फिर स्टॉक ऑफ द डे भी मैं आपसे लेता हूँ। एक तो जो बड़ा डेवलपमेंट जिसका सबको इंतजार था, एक तरह से नोन भी था बट अब कंफर्म हो गया है, HDFC इंडेक्स से बाहर जा रहा है। 12 तारीख को आखिरी दिन है, 13 से होगा ही नहीं लिस्टेड, तो इंडेक्स का भी पार्ट नहीं होगा, बट LTI Mindtree HDFC को रिप्लेस करेगा। तो दो चीज़ें हैं दीप, इसमें आपको ये समझना है। पहली चीज़ तो HDFC लिमिटेड के शेयर अगर आपके पास है और इंडेक्स में जो बदलाव होने हैं वो कैसे होंगे वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़, HDFC लिमिटेड में 12 तारीख को आखिरी ट्रेड होगा, चाहे कैश हो चाहे फ्यूचर्स हो। यस सर। 13 तारीख से HDFC लिमिटेड ट्रेड नहीं होगा। यस, ठीक है। और 12 तारीख को आखिरी ट्रेड होगा, तो कोई भी इंडेक्स में HDFC लिमिटेड है, जैसे सेंसेक्स निफ्टी वगैरह में, तो वो 12 तारीख को रहेगा। 13 तारीख को जो नए इंडेक्स होंगे उसमें आपको ये नजर नहीं आएगा। इसकी जगह 13 तारीख से LTI Mindtree शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, पहली बिल्कुल। अब जिनके पास HDFC लिमिटेड के शेयर है उनका क्या? तो उनको शेयर आने में 2-3 दिनों का समय लगेगा। अच्छा, आप ये मान के चलें कि 2-1 दिन वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके। 2 दिनों में वीकेंड तक आपको मोटा मोटी आपके डीमेट अकाउंट में HDFC बैंक के शेयर आ जाएंगे। अच्छा, सोमवार से आप वो शेयर बेच पाएंगे। ओके, ब्रॉडली 17 ब्रॉडली, हाँ, वो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। फाइनल कंफर्मेशन आपको एक्सचेंज से आ जाएगी, लेकिन मेरा ये समझना है कि आप 14-15 2 दिन शायद ना ट्रेड कर पाए, या 13-14 15-16 को तो छुट्टी है, हाँ, 13-14 को ना कर पाए। 17 को मंडे को आपके पास जब सुबह उठेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर चमकते हुए दिखेंगे HDFC बैंक के, जो आपके HDFC की लिमिटेड जो भी रेशियो है 1.65 के आसपास का जो रेशियो है उस हिसाब से आपको शेयर एडजस्ट हो जाएंगे। अब इंडेक्स में जो बदलाव होगा तो अचानक से HDFC लिमिटेड निकल गया आ गया, तो क्या बदलाव में कुछ बड़ा इशू होगा? क्योंकि HDFC बैंक का वो वेटेज तो शिफ्ट नहीं हुआ जी, लेकिन उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आपको कोई खास चिंता करने की जरूरत है। इंडेक्स के वेटेज में बदलाव उतना ही होगा जितना HDFC लिमिटेड के निकलने से LTI Mindtree के आने से होता है। थोड़ा सा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत चिंता करने की न, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट है तो आपकी NAV बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी कि HDFC निकल गया तो अचानक उसकी NAV 0, बैंक का शेयर जब आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आप एकदम निश्चिंत रहे, इतना बड़ा मर्जर है, पूरी स्मूथ प्रोसेस बनाई है दोनों कंपनियों के बोर्ड ने, एक्सचेंजेस ने, रेगुलेटर्स ने, और इतना बड़ा मर्जर आसानी से स्मूथली करने के लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। कहीं कोई प्राइस इम्पैक्ट कुछ नहीं। अब रहा सवाल ये कि LTI Mindtree, जाहिर सी बात है कि कुछ बढ़िया फ्लोज आएंगे इनके पास में, मेरे ख्याल से 1,000-1,200 डिलीवरी के फ्लोज हैं। कुछ आ चुके होंगे, जब ये खबर आई थी तब ले भी चुके हैं, कुछ और थोड़े बहुत जो आखिरी मिनटों के वो आएंगे। एक्सपेक्टेड था कि ये होने वाला है, सबको पता है, और हमने तो की भी थी इस पे स्टोरी की होना है, फाइनली ऑफिशियली आ गया। ठीक है, तो कोई वहाँ पर परेशानी की बात नहीं है, आपको शेयर्स मिल जाएंगे और एक्सपेक्ट करें कि 17 तारीख से आपके अकाउंट में ये शेयर्स होने भी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा अपडेट, जो शेयर मार्केट का हिस्सा बन सकता था शेयर बट नहीं बनने वाला है, PKH वेंचर्स, आपने कहा भी था IPO से दूर रहिए, फेल हो गया, सिर्फ 65% भरा, तो इशू विड्रॉ कर लिया इन्होंने सर। जी, मतलब मेरे ख्याल से जो रिस्पॉन्स आया वो ठीक आया, एक्सपेक्टेड लाइंस पे था मेरे हिसाब से, तो ये था। इसीलिए कई बार हम कहते हैं जहां हमें लगता है, मैं एक्चुअली कई बार लोग कहते हैं कि आप IPO पे ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे देते हैं कि मत लगाइए पैसा, ये हो। अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स को पैसा चाहिए या मार्केट को भी। मैं कभी भी एंटरप्रेन्योर्स के पैसा रेज करने के खिलाफ हूँ नहीं। मैं तो चाहता हूं कि अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, अच्छे इंडस्ट्रीज, अच्छी कंपनियां मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर बाजार को इस वक्त ज़रूरत है तो अच्छी कंपनियों की 80-80 के मल्टीपल पर शेयर खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के शेयर बहुत महंगे मिलते हैं। तो जितनी ज़्यादा कंपनियां बाजार में होगी,
जितने ज़्यादा लोगों के पास पैसा लगाने के ऑप्शन होंगे, इन्वेस्टर को उतने सस्ते मिलेंगे शेयर, उतने सही भाव पर मिलेंगे। करेक्ट सर। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और जब तक और जिस तरह का पैसा इंडियन मार्केट्स में आ रहा है, अगर सप्लाई नहीं आई ना तो हमारे भाव अनाप शनाप हो जाएंगे। ये भले हम रोज 19,000, 19,500 और 20,000 देख के खुश होते हैं, लेकिन ऐसे बढ़ना भी नहीं चाहिए स्पीड से। आराम से बढ़ो भाई, क्या जल्दी, क्या हड़बड़ी है। तो वो तब होगा जब आपके पास ऑप्शन बहुत है। अगर मेरे पास में अगर एक ही कंपनी है किसी स्पेस की, अगर समझो मुझे ड्रीम फोक्स टाइप की कंपनी में पैसा लगाना है या मुझे एमटार टाइप की कंपनी में पैसा लगाना, मेरे पास 4 ऑप्शन नहीं है। करेक्ट सर। तो फिर मुझे जो भाव में मिल रहा लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली 80 से 90 के 70 के पी मल्टीपल पे लेना। सो मैं, लेकिन एक चीज, जो भी प्रमोटर्स मार्केट में उतरना चाहते हैं, आप थॉट्स की क्लियरिटी रखो। पीकेएच वेंचर्स क्यों फेल हुआ? क्योंकि आपका इन्वेस्टर समझ ही नहीं पा रहा आप बिजनेस क्या करना है। मुझे नहीं समझ में आया कि इनके मर्चेंट बैंकर्स ने इनको क्या गाइड किया है, क्या समझाया है। एग्जैक्टली मतलब आईपीओ आप इससे बढ़िया 4 कंपनियों के आईपीओ अलग करके ले आइए ना। हाइड्रो का अलग करूंगा मैं, कंस्ट्रक्शन का अलग करूंगा, होटल का अलग करूंगा, एसएमई पे ले आइए जी। 4 कंपनी बनाकर कौन मना करता है? जरूर थोड़ी मेन बोर्ड पे लाना है। से एक ये चाहे कोई नए जमाने के आईपीओ हों ई कॉमर्स कंपनियों के, ये चाहे नए प्रमोटर्स जो आईपीओ ला रहे हैं, उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट से ना बड़ा बेरहम है जी। अच्छी चीज़ों को बहुत प्यार करता है, तो खराब चीज़ों को पनिश करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाता। और क्या है, अल्टीमेटली मुझे दुख इस बात का होता है, एक नए प्रमोटर हैं आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं, आज खर्चा भी तो होता है ना दीप, होता है। अल्टीमेटली कंपनी का तो खर्चा हो ही गया आईपीओ लाने की पूरी प्रोसेस में, उनका तो नुकसान हो गया। बिल्कुल प्रॉब्लम कंपनी की कम है, प्रॉब्लम कंपनी को गाइड करने वाले लोगों की ज़्यादा है। सर उनको सही कंसल्टेंसी मिली नहीं, लोगों ने सही समझाया नहीं। अब आप रेगुलेटर्स के पास गए, रेगुलेटर तो बिजनेस मॉडल देख के, या उनको तो उससे लेना देना नहीं है, वो तो जो फैक्ट्स फिगर रखे हैं उसके दम पे आईपीओ क्लियर कर देगा। अब मार्केट के ऊपर है, मार्केट उसे एक्सेप्ट करे ना करे। तो आई थिंक ये आईपीओ की जो इतनी पागलपंथी चल रही है कि पहले 3 महीने में 5 आईपीओ नहीं आए, अब 1 महीने में 5 आईपीओ आ गए। करेक्ट। तो ये आईपीओ में जो पागलपन हो रहा है, उसमें कचरा और क्वालिटी, इनमें फर्क करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये जरूरी सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये मर्चेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर्स को भी जरूरी है कि फीस मिल रही है इसलिए कुछ भी काम ना कर ले। एग्जैक्टली है ना। तो ये आप, जो प्रमोटर आपके पास आता है, जो सलाह मांगता है कि मुझे आईपीओ लाना, उसको ढंग से गाइड करो भाई। एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है, लेसन है। ये लेसन है बिल्कुल। आपने तो खैर कहा ही था, इससे दूर रहिए। और आईपीओ भी विड्रॉ हो चुका है। आइए स्टॉक्स पर है पूरा फोकस। अनिल जी से पहले लेते हैं उनके आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। दो स्टॉक है दीप, एक खरीदारी का और एक बिकवाली का। संवर्धन मदरसन के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय। जापान में जो इन्होंने होंडा ग्रुप की कंपनी में निवेश करने का फैसला किया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। कुल मिलाकर 1300 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने जा रहे हैं। ये इनके बिजनेस मॉडल के लिए भी अच्छा है। और दूसरी बात है कि इनकी ईपीएस भी 5 से 7% बढ़ेगी। आमतौर पर जब जो एक्विजिशन आप करते हैं वो आपके ईपीएस बढ़ाने वाले नहीं, घटाने वाले होते हैं। लेकिन एक तो वैसे भी खैर ये तो एक्विजिशन मास्टर है। मतलब मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान में इनसे ज़्यादा किसी भी प्रोमोटर ने एक्विजिशन की होंगी। मतलब क्या करते हैं सहगल साहब, गजब ही है। मतलब बिल्कुल आसान काम नहीं किसी बाहर की कंपनी को ऐसे जाके वैल्यू करना, खरीदना, इंटीग्रेट करना। तो बढ़िया एक्विजिशन है। 84 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ 84 रुपये के स्टॉप लॉस से खरीदें। 86, 75 और 88 दो छोटे टारगेट। 89, 70, 90 रुपये के आसपास के फाइनल टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करने की राय है। ठीक है, बिकवाली करने की राय है आपके लिए बंधन बैंक के फ्यूचर्स में। बिल्कुल 235 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बंधन बैंक को आप बेच सकते हैं। 225, 222 और 220 तक के टारगेट हैं। 220 तक के बड़े टारगेट हैं, 5-6% नीचे हो जाते हैं। 235 का स्टॉप लॉस। और क्यों बेचना है? जो क्वार्टरली अपडेट आया, मज़ा नहीं है दीप। लोन एडवांसेस तिमाही दर तिमाही 5.5% घटे। डिपॉजिट भी आधा % घट कर आई है। कासा डिपॉजिट कम हुई है। मतलब हालांकि कहने के लिए कह रहे हैं कि असम की बाढ़ का असर आया होगा, लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ हमेशा ही हो जाता है, ही रहता है। थोड़े टाइम कभी बाढ़, कभी तूफान, और सब उधर से ही निकलते हैं। अब ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मजा नहीं है। और दूसरे उसके साथ साथ CFO साहब ने छोड़ दिया इनके। 30 सितंबर उनका आखिरी दिन है। वो भी बाजार को पॉजिटिव नहीं लेता, जो भी रीजन से छोड़ा, अपने को नहीं पता रीजन क्या है। सो आई थिंक ये घटेगा थोड़ा। यहाँ पर भी कमजोरी के साथ तो शॉर्ट कॉल है यहाँ पर। गॉट इट सर। ठीक है, तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट। संवर्धन मदरसन खरीदें, बंधन बैंक बेचें। ये है अनिल जी के स्टॉक ऑफ द डे। आइए, हमारी टीम भी है तैयार, सारी खबरें लेकर। ढेरों अपडेट्स भी आए हैं और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी हैं। अरमान, नुपुर और आशीष से करते हैं बातचीत। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले हेडसन एग्रो, जहां पर बोर्ड बैठक में विंडमिल डिवीजन से सभी एसेट्स को स्लम सेल के जरिए बेचने पर विचार किया जाएगा।
सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस यहाँ पर बोर्ड बैठक में राइट इशू के जो है वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़, इनके जो स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है, क्योंकि वो अगर आप देखें पुणे लैंड की डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर करने के लिए यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है। मारुति सुजुकी इन्वेक्टो MPV जो है वो लॉन्च होगी, और उसी के साथ साथ बजाज ट्रेम्प स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X जो भी है लॉन्च होने वाली है भारत में। IPO के हिसाब से आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी IPO का अलॉटमेंट है, और साइन DLM वहाँ पर भी IPO का अलॉटमेंट है। एग्जिट में एम्फेसिस है फाइनल डिविडेंड 50 का, और एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के हिसाब से बंसल इंजीनियर्स एंड पॉलीमर्स जहाँ पर बोनस इशू है 1:2 का। और आज सुबह 10:30 बजे अगर आप देखें कैबिनेट की बैठक भी है। ग्लोबल के हिसाब से US फेड मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो जारी होंगे। और अंत में अगर आप बात करें IPO अपडेट में, तो सेनको गोल्ड जहाँ पे डे 1 इनका पूरा हो चुका है, आज डे 2 है, और सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें 69% का आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 1.1 लगभग 100% पूरा भर चुका है। अगर न्याय का देखें तो लगभग 62%, और QIB में अभी तक कुछ नहीं आया। ओके, ये है आपके लिए कुछ अपडेट्स। अनुपुर, मॉर्निंग बताएं, जो Q1 अपडेट्स हैं वो कैसे रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, LTI माइंडट्री HDFC की जगह लगा निफ्टी 50 में, साथ ही साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में शामिल होने वाला है। इसके अलावा JSPL भी देखें तो निफ्टी 100 निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होता हुआ नजर आएगा। मैनकाइंड फार्मा को भी जगह मिली है निफ्टी 500 200 और लार्ज कैप 250 में। पुणे वाला फिनको पे भी रखनी नज़र, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक में ये भी शामिल होते हुए दिखेगा। फिनिक्स मिल और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को भी हाउसिंग इंडेक्स में शामिल किया गया, और अंबुजा सीमेंट देखेंगे तो निफ्टी हाई बीटा में शामिल होते हुए दिखे। तो सारे स्टॉक्स इंडेक्स के चेंजेस में के चलते फोकस में रहने वाले। HDFC बैंक जहाँ पे क्वार्टरली अपडेट में Q1 का जो एडवांसेस है वो 16% से बढ़कर आया है। डिपॉजिट देखें तो 19% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखा रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पे 30 जून तक देखेंगे तो ग्रॉस एडवांसेस करीबन 29% से बढ़कर आए, और जो डिपॉजिट्स है वो भी 27% की ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर दिखा रहा है। RBL बैंक जहाँ पर डिपॉजिट की ग्रोथ 8% से बढ़कर आई है, और जो एडवांसेस है वो भी देखेंगे आपको तो 32% की बढ़त यहाँ पे दिख रही है। रिटेल एडवांसेस साल दर साल के बेसिस पे। इंडसइंड बैंक में भी देखें तो डिपॉजिट 15% से यहाँ पर बढ़कर आए। कासा रेशो देखें तो यहाँ पे हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, और एडवांसेस देखेंगे तो आपको 21% की ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में आती हुई दिख रही है। सेल के नतीजे, सेल का भी जो क्वार्टरली अपडेट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा, क्योंकि Q1 में जो सेल्स वॉल्यूम है 24% की ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट जो मेटल प्रोडक्शन है वो भी 7% बढ़कर आया है, और जो स्टील का प्रोडक्शन है वो भी 8% बढ़कर आते हुए दिखा है। V2 रिटेल जहां पे स्टैंड अलोन कंपनी की जो आय है वो 25% से बढ़कर आई है। सेल्स पर स्क्वायर फीट भी देखें तो आपको वहां पर भी 21% की ग्रोथ यहां पर दिखा रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पे ऑपरेशनल अपडेट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट दिख रहा है। प्री सेल्स की बात करें तो 17% से यहाँ पर बढ़ गया है। बेस्ट एवर Q1 प्री सेल्स कंपनी की तरफ से हुई है, और 5 नए प्रोजेक्ट कंपनी जोड़ने वाली है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है मैक्रोटेक डेवलपर्स के लिए। टाटा मोटर्स M&M अशोक लेन पे भी आज रखनी है नज़र, क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है वो शुरू करने के लिए तैयारी होने वाली है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। टाटा मोटर्स M&M और अशोक लेन भी आज फोकस में रहेंगे। ओके, तो कई सारे अपडेट्स आए हैं, और साथ ही ऑटो कंपनीज के लिए कुछ बड़ी खबर है, हमारी एक्सक्लूसिव भी है, इसका भी रिएक्शन आपको दिखेगा। अरमान, और भी कुछ खबरें आपके पास? जी, स्ट्राइड्स फार्मा और सिंजिन यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि स्ट्राइड्स की जो सब्सिडरी है उन्होंने सिंजिन के साथ करार किया है, और ये अगर बेंगलुरु की अगर आप देखें यूनिट 3 मल्टी मॉडल फैसिलिटी है उसको 702 करोड़ में बेचने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। TTK हेल्थ केयर यहाँ पर अगर आप देखें प्रस्तावित डीलिस्टिंग के ऑफर प्राइस में इन्होंने बदलाव किया है। जो डीलिस्टिंग फ्लोर प्राइस है वो 1201 का कर दिया है। अगर आप पहले डीलिस्टिंग का जो फ्लोर प्राइस था वो 1051 के आसपास का था। IOC 7 जुलाई को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें राइट इशू के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। जीनस पावर यहाँ पर अगर आप बात करें तो बोर्ड बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें अगर आप बात करें 520 करोड़ के आसपास फंड जुटाने के लिए लगभग 4.6 करोड़ शेयर्स वारंट जो है जारी करने की मंजूरी है। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें GM व्यू इन्वेस्टमेंट और जीनस पावर के बीच जो है करार हुआ है, और इसमें अगर आप देखें AMI-SP के प्लेटफॉर्म सेटअप के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं, और FY23 के लिए उन्होंने 0.75 शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा भी की है। सुजलॉन यहाँ पर 7 जुलाई 2023 को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और बल्ड डील्स की अगर आप बात करें तो मिंडा कॉर्प यहाँ पर सोसाइटी जनरल ने लगभग 17.3 लाख शेयर्स जो है 281 के भाव पर खरीदे हैं। और अंत में एरिस लाइफ साइंस यहाँ पर प्रमोटर ने लगभग 2.1% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। उनकी हिस्सेदारी 40.8% से बढ़कर 42.9% के आसपास हो गई है, और ये ब्लॉक डील के जरिए 30 जून को हिस्सेदारी खरीदी गई है। ओके,
ढेरों खबरें हैं आज और इन सब पे रिएक्शन भी दिखेगा। आइए आशीष से जानते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए एलटीआई माइंट्री यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 5,291 की क्लोजिंग है, 7,300 रुपये का टारगेट दिया है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ये फोकस में रहेगा। यहाँ पर नोमेरा की तरफ से डबल अपग्रेड आ गया, पहले न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 90 से सीधे बढ़ाकर 105 कर दिया, 85 की क्लोजिंग चल रही है। मान रहे कि जापानीज कंपनी का जो अधिग्रहण इन्होंने किया है काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में और इसका फायदा आगे जाकर देखने को मिलेगा। CLA से भी खरीदारी की राय को बरकरार रखें, 102 का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 75 से बढ़ाकर 80 कर दिया है। और सिटी ये लंबे समय से बेरिश हैं, अभी भी इनका व्यू नहीं बदला अधिग्रहण के बाद भी। हालांकि कमेंट्री अच्छी है अधिग्रहण के लिए, लेकिन टारगेट प्राइस और रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, अभी भी 65 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प कल अगर आप देखें तो हार्ली डेविडसन के साथ इन्होंने जो लॉन्च किया, इसके बाद जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने 3,000 से बढ़ाकर 3,500 का कर दिया, 3,030 की क्लोजिंग चल रही है। और ये मान रहे कि इस नए लॉन्च के बाद अगर आप देखें तो इस नए वेरिएंट के अंदर जो टॉर्क है वो नॉर्मल 350 सीसी जो अभी तक बाइक्स हैं इनमें इनके मुकाबले 35 से 40% ज़्यादा टॉर्क है, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1150 से बढ़ाकर 1200 कर दिया है। इंडसइंड बैंक पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1725 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अपडेट अगर आप देखें तो मान रहे कि लोन ग्रोथ जो है अच्छी देखने को मिली थी, क्वार्टर मुकाबले 4 से 6% की ग्रोथ है, अच्छी मानी जाएगी। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, बंधन बैंक यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 231 की क्लोजिंग, 340 रुपये का टारगेट। लेकिन मान रहे कि लोन ग्रोथ काफ़ी मॉडरेट थी, 7% के आसपास, और साल दर साल के मुकाबले आप देखें तो कासा में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। CFO ने रिजाइन किया है, अब देखना होगा कि इसका सक्सेशन कितना स्मूथ होगा, लेकिन फिलहाल कॉन्फिडेंस कम है इन्हें। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 325 का टारगेट दिया है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो मान रहे कि AUM ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिली है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 965 रुपये के लक्ष्य के लिए 777 का भाव चल रहा है। RBL बैंक यहाँ पर भी देखें तो मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 183 की क्लोजिंग है, 180 रुपये का ही टारगेट दे रहे हैं। और लोन ग्रोथ बता रहे हैं 4% के आसपास देखने को मिली, लेकिन रिटेल लोन ग्रोथ पिछले क्वार्टर के मुकाबले 9% के आसपास की है, जो इन्हें पसंद आ रही है। सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं 157 के लक्ष्य के लिए। डिक्सन टेक यहाँ पर खास फोकस रखना है क्योंकि जेफरीज की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड, पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य 4,350 से घटाकर 4,000 माफ़ कीजिएगा, लक्ष्य बढ़ाया इन्होंने, 4,550 कर दिया, 4,358 की क्लोजिंग चल रही है। और मान रहे कि जो शार्प रनअप देखने को मिला, इसके बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा स्ट्रेच नजर आ रहा है। अंत में गोल्डमैन सैक्स भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 3,370 से बढ़ाकर 3,540 कर दिया। ओके, तो ये है वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। विश्वेश जी, सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मेरी ओर से जो पिक ऑफ द डे है वो है AU बैंक। लास्ट क्लोज था 777 का, और मैंने अभी आशीष को सुना कि अच्छी दमदार रिपोर्ट आई है, AUM ग्रोथ ठीक ठाक है। मुझे लगता है चार्ट इज़ रिलेटिवली बेटर। और लास्ट वीक में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स पे जब बाय दिया था, जिसमें से एक था कैनफिन होम, और वो अच्छा चला था। सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, 777 का क्लोज है। मुझे लगता है यहाँ पे 760 का 760 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 800 और 825 ये दो टारगेट के लिए AU बैंक को बाय करना चाहिए। ओके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय। मंथली अपडेट्स के बाद स्टॉक में कल, उससे पहले भी कल एक अच्छी तेजी कल देखने को मिली है, यहाँ पर फिर से आप कर सकते हैं खरीदारी। बंसल जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, कल बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, और उसके बाद अगर समय रहे तो पिक ऑफ द डे भी। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, कुछ नया नहीं है, वही चीज अनिल जी। और कोई स्टॉक भी नया नहीं अनिल जी, वही TCS, वही हीरो मोटोकॉर्प अच्छे लग रहे हैं। तो TCS अनिल जी पिक ऑफ द डे, और 3307 के राउंड की क्लोजिंग है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। 3268 का स्टॉप लॉस लगाना है TCS में, 3361 3361 के टारगेट के लिए TCS पर खरीदारी की राय है। TCS तो नया कैसे नहीं है? फिर आप वो बोल रहे दे तो रहे और फिर आप बोल रहे नया नहीं, मतलब अनिल जी रोज ही दे रहे हैं। TCS, हीरो मोटोकॉर्प,
ये सब स्टॉक तो रोज ही दे रहे हैं, कुछ नया नहीं है अनिल जी, वही स्टॉक्स हैं। ओके, चलिए बढ़िया है। तो 3268 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है आपको खरीदारी, टारगेट रखना है आपको 3361, 3361 का। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, दो स्पेस हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है, एक है सरकारी बैंक और दूसरा एनबीएफसी। तो मैंने अनिल जी एक सरकारी बैंक चुना है, स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। 2 दिन से बड़ी तेजी बन रही है, मुझे लगता है कि तेजी आज भी कायम रहेगी। ये स्टॉक 90 रुपए की ओर बढ़ रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। यहाँ 77 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 77 पर। पहला टारगेट होगा 84 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 88 रुपीज का। खरीदारी की राय है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय ये है आपके लिए। तो एक ही स्टॉक है या दो भी आप कह रहे हैं? 2 स्टॉक है सर? अनिल जी मैंने एक ही स्टॉक बोला अनिल जी, वो भी बड़ा ढूंढ ढांड के मैं अनिल जी ला पाया हूँ। और अच्छा। बंसल जी तो अनिल जी देखिए आज कुछ लेकर के नहीं आए अनिल जी। जब से उनको पता लगा है कि लिकर में अश्वगंधा भी मिक्स हो रही है, तब से अनिल जी उसी रासायनिक अनिल जी शोध में लगे अनिल जी कल से। और इसी चक्कर में कल लाइफ में इनका कुछ हैपनिंग हुआ नहीं तो आमतौर पर उनके पास 3:30 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के बीच में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ ना कुछ कहने सुनने को रहता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे बड़ी बात, आज आपसे भी शिकायत नहीं इनको। हाँ तो चलिए बढ़िया है। तो चलिए, ये है बैंक ऑफ इंडिया जो कुणाल जी की पसंद का शेयर। आइए अमृतसर भी हमारे साथ है। अमृतसर, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है एसबीआई कार्ड्स। ये स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है एसबीआई का, और एसबीआई कार्ड्स सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है इंडिया में विद 18% मार्केट शेयर। और एसबीआई का जो वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर नेटवर्क है, इसका बेनिफिट काफी मिल रहा है इनको। नंबर ऑफ कार्ड्स इश्यूड लास्ट ईयर 27% बढ़ गया था। इट्स टोटल ऑफ 1.68 करोड़ के कस्टमर्स हैं। रिसीवेबल्स बढ़े हैं 30%। Q4 में पैट काफी अच्छा डिलीवर किया इन्होंने, करीब 600 करोड़ का पैट था। एसेट क्वालिटी आल्सो इज वेरी डिसेंट। नेट एनपीएस करीब 0.87% है। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन इंक्रीज करेंगे 25 to 30% कैगर ओवर द नेक्स्ट 5 years, और डिजिटल पेमेंट्स करीब 65% ऑफ द रेवेन्यू होंगे बाय 2026। तो मार्जिन्स क्लियरली इंप्रूव होंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY25 करीब 36 का है, और मेरा टारगेट है 1080 जो 30x बनता है। ओके, तो यह है आपके लिए एसबीआई कार्ड। 1080 का होगा टारगेट अमृतसर की तरफ से, यहाँ पर रखनी है आपको नजर। बड़ा एक्शन इस पर आ सकता है। अमृतसर, आज की जो बड़ी खबर है उस पर भी अपनी राय दें। हालांकि बाजार को मालूम था ये होने वाला है, बट एलटीआई माइंट्री निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है 13 जुलाई से, जब एचडीएफसी की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। एलटीआई माइंट्री पर आपका व्यू सर? ओवरऑल व्यू मेरा जो आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा नेगेटिव था, बट देन बिकॉज दिस इज गेटिंग इंक्लूडेड इन इंडेक्स, काफी शायद बाइंग होगा, स्पेशली फ्रॉम दोज फंड्स जिन लोग लाइक इंडेक्स कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अपसाइड है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यहाँ से अपसाइड तो दिखता है, कितना है जरा टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। विश्वेश जी, जरा एलटीआई माइंट्री देखें। पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन इसमें दिखा है, करीब 10% की तेजी आई है पिछले 2-3 हफ्तों में एलटीआई माइंट्री। कल भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं टेक्निकली इसके लिए? देखिए दीपांशु, एक चीज़ समझनी होगी कि ओवरऑल आईटी सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म किया है, पहली बात। क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, सीएनएक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, पर अगर आप निफ्टी आईटी देखते हो तो इट इज़ वे बिलो। और एलटीआई माइंट्री और टेक महिंद्रा दोनों का एक टिपिकल पैटर्न है, और वो ये है कि 2021 के हाई से स्टॉक सब्सटेंशियली करेक्ट हो गए, ऑलमोस्ट 50%। अब उसके बाद 1 साल से हम साइडवेज रेंज में हैं। जैसे अमरीश जी ने कहा, वैसे मैं भी सहमति रखता हूँ कि ओवरऑल सेक्टर अंडर परफॉर्मर है, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से चलेगा। अब यहाँ पे ट्रिगर काफ़ी अच्छा है, और घरेलू फंड की मेरे को हिसाब से बहुत अच्छी बाइंग आनी चाहिए। तो 5050 मतलब 5050 के ऊपर जैसे ही स्टॉक लास्ट वीक का क्लोजिंग देता है, वैसे इसका अपसाइड टारगेट 5600 का बनता है टेक्निकली। तो मुझे लगता है यहाँ पे और 400 रुपये 500 रुपये की अपसाइड है फ्रॉम अ करंट लेवल। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे लगता है अभी भी वेट करना चाहिए। ट्रेडिंग मुझे लगता है ये वीक में शायद 5650 के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एलटीआई माइंट्री। संभावित खरीदारी इसमें अच्छी खासी हो सकती है।
थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी एग्जैक्टली क्या क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं जहाँ तक इसका सवाल है। पेटीएम पर भी रखिए नज़र, क्योंकि इसके क्वार्टरली अपडेट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स इस पर आ रहे हैं। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में 23% की बढ़त देखिए, ये अच्छा आंकड़ा आते हुए दिखा है। Q1 का अपडेट है, हालांकि कल स्टॉक में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ था, बट जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं वो आंकड़ा इनके लिए 23% बढ़कर ज़रूर आया है। ये है आपके लिए पेटीएम। कुणाल जी एक बार राय दें, थोड़ी अच्छे रनअप के बाद अब कंसोलिडेशन में आ गया, कल 1.5% फिसला भी था, बट चार्ट्स पर कैसा लगता है पेटीएम सर? देखिए चार्ट पर मजबूत लग रहा है दीपांशु। काफी अरसे बाद पेटीएम में हमने इस तरह का मोमेंटम बनते हुए देखा। स्टॉक बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस लेवल तक भागा और उसके बाद वहां से अब कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरी राय में चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक थोड़ा समय लेगा जरूर, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 950 के लेवल्स को पार करेगा, इसमें आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, और जो नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं नीचे के लेवल्स पर बाइंग कराएं। तो ये है आपके लिए पेटीएम, जहां पर निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। इनका भी अपडेट अभी अभी आ रहा है। फाइनेंशियल्स के भरपूर अपडेट आए हैं। इंडसइंड बैंक, बंसल जी इस पर आपकी राय लेनी है। कुल डिपॉजिट्स में 15% की बढ़ोतरी रही है, कुल एडवांसेस में करीब 21% की बढ़ोतरी रही है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर इंडसइंड बैंक की? तो इंडसइंड बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। कल थोड़ी सी करेक्शन आई थी स्टॉक के अंदर और गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। टेक्निकली अगर आप देखें तो बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था 1275 के ऊपर, तो उस लेवल्स के नीचे जाता नहीं लग रहा है। करेक्शंस पे खरीदना चाहिए। अगर मार्केट की वीकनेस में 1335 1340 के अराउंड मिल जाए तो खरीद के इसको होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली स्टॉक को अगर आप 8 महीने का नजरिया बना के होल्ड करते हैं तो 1800 1850 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए इंडसइंड बैंक पर राय।